नमस्कार। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়া। সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী नारायणी नमोस्तुते। पूरे देश में शारदीय नवरात्र का हर्षोल्लास महसूस किया जा सकता है, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। घरों में, मंदिरों में, आस पड़ोस में पूरे 9 दिन एक अलग ही माहौल देखा जा सकता है। उस पर मौसम में आता और छाता सुखद बदलाव युवाओं के लिए तो ये मिलने जुलने का भी खास अवसर होता है। सांकेतिक तौर पर मानो समय का यह पड़ाव आगामी पर्वों त्योहारों की श्रृंखला का आवाहन स्वागत करता है। दैनिक जीवन पर भी इस कालावधि का विशेष प्रभाव पड़ता देखा जा सकता है। घर की साफ सफाई के अलावा कूलर, एसी इत्यादि को गुड बाय कहने का और आगामी नवंबर दिसंबर के लिए उचित वस्त्रों इत्यादि को अनपैक कर धूप दिखाने का भी समय होता है। ये खासतौर पर उत्तर भारत में दिन में ये सारे काम कर लिए ताकि रात को रामलीला के मंचन का आस्वाद लिया जा सके। इंतजार भी रहता है कि दशहरा कब आएगा। दशहरा भी विविधता से भरा हुआ, अपनी अपनी आंचलिकता के रंगों सुरों के साथ। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो किसी देशवासी के समक्ष ये प्रश्न भी आ सकता है कि इस बार दशहरा देखने कहाँ जाया जाए। कोलकाता, इम्फाल, कटक, कुल्लू, बस्तर या मैसूरू। और हर जगह की इस पर्व को लेकर अपनी विशेषता है। मैसूरू के दशहरे का वर्णन शब्दों में करना इतना आसान नहीं है। इट इज अ ग्रैंड स्पेक्टिकल टू बी एक्सपीरियंस्ड, यानी श्रद्धा के साथ साथ इसकी भव्यता के रंगों में मानो कोई डूब ही जाए। इतनी अलौकिक अनुभूति होती है मैसूरू शहर में। कायो श्री गौरी करुणा लहरी तोयजाक्षी शंकरेश्वरी। लेकिन कोरोना के एहतियात के मद्देनजर सभी फेस्टिवल्स को एंजॉय करना है पूरे प्रिकॉशंस के साथ। मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, हाथों को साफ रखना, हमें बिना भूले इनका पालन करना चाहिए। बेशक यही सोच लें कि हम ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं। उसी तरह से रावण दहन की प्रक्रिया को भी आप खुद से जोड़ सकते हैं। यूं कह लीजिए अंतर्दशानन की खोज। कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने अंदर की बुराइयों को पहचान कर उनका दहन कर दे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के साथ भी हम इसे जोड़कर देख सकते हैं। अपने अंदर की बुराइयां, बुरी आदतें और बुरी प्रवृत्तियों को पहचानना हमारा स्वस्थ मस्तिष्क ही कर सकता है। उसके बाद ही होगी अंतर विवेक की जीत, जैसे हुई थी जीत असत्य पर सत्य की। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। पिछले दिनों वर्ल्ड टूरिज्म डे के संदर्भ में इंडियन रेलवेज के नए उपक्रमों पर निगाह गई। देखो अपना देश के मंत्र के अंतर्गत IRCTC ने श्री रामायण यात्रा आयोजित की है, यानी प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा से जुड़े श्रद्धेय स्थलों का दर्शन, वो भी
डीलक्स एसी ट्रेन में सभी सुविधाओं के साथ। और इत्तेफाक देखिए, इन्हीं दिनों एक नव प्रकाशित पुस्तक पर नजर पड़ी जिसका शीर्षक है इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा, यानी प्रभु श्री राम के कदमों के साथ साथ। उत्सुकतावश संस्कृति भारती पत्रिका अपना माइक्रोफोन लेकर पुस्तक के सहलेखक नीलेश कुलकर्णी से मिलने पहुंची, मन में कुछ सवाल लेकर। सबसे पहले, जैसे कि हम किसी भी राइटर से पूछते हैं, ये विषय जो चुना आपने, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? दरअसल जिज्ञासा थी ये जानने की कि रामायण असल में घटित कहाँ हुआ है। हुआ ऐसा कि मैं और मेरे सहलेखक और मेरे मित्र विक्रांत पांडे अक्सर हम लोग घूमने फिरने इकट्ठे जाया करते हैं। तो एक बार जयपुर में एक होटल में बैठे थे, जब अनायास ही वो मुझसे पूछ बैठे तुम्हें मालूम है चित्रकूट कहाँ है? तो मैंने एक भारत का नक्शा लिया और उसमें ऐसा गोल सा उंगली घुमाते हुए कहा देखो यहां कहीं है। तब उन्होंने कहा क्या तुम्हें अंदाजा है कि जिस दिशा में तुमने अपनी उंगली को घुमाया है ये पूरा शायद 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो इसमें कहां है ये तो तुम्हें पता नहीं है। तब से हमारे अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई कि ये इस प्रश्न का उत्तर और कितने लोगों को मालूम होगा। तो हमने कम से कम 50, 60, 70 लोगों को पूछा और शायद उसमें से एक या दो जो उस इलाके के रहने वाले थे उन्हीं को पता था कि चित्रकूट कहाँ है और किसी को पता नहीं था। तो हमारे अंदर ये एक विचार उठा कि रामायण से संबंधित एक इतना महत्वपूर्ण स्थल जिसका नाम सबको पता है वो कहाँ है वो किसी को भी पता नहीं। तो क्या और ऐसी भी जगहें रामायण से जुड़ी हुई होंगी जिसके बारे में हमें ना पता हो कि आज के आधुनिक संदर्भ में वो कौन से शहर में या कौन से शहर के बगल में है। तो इस चीज को देखने के लिए और जानने के लिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम चित्रकूट चलते हैं। तो हम लोग सितंबर 2018 में सबसे पहले चित्रकूट गए। उद्देश्य दो तरह के थे। एक तो इन स्थानों के बारे में जानना कि वो स्थान कहाँ है, कैसे है, वहां आज क्या सुविधाएं हैं, कैसे जा सकते हैं, किन लोगों से मिल सकते हैं वहां पर। और इसके अलावा कुछ ऐसी कहानियों को ढूंढना जो रामायण से संबंधित है लेकिन जो सिर्फ वहां के रहने वाले लोगों को ही पता है, या रामायण में उनका एक लाइन में उल्लेख है, एक पंक्ति में उल्लेख है, लेकिन आगे उसका संदर्भ या उसका आगे बढ़ाकर उसको खोलकर कहीं ना बताया गया हो। तो ऐसी कहानियों को भी हम ढूंढने लगे। और जब हम चित्रकूट पहुंचे तब इसका एक पुस्तक बनेगी ऐसा शायद विचार नहीं था। एक सिर्फ अपनी जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ये करने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन जब वहां गए, वहां के कुछ स्थान देखे, वहां की कहानियां सुनी, तो हमारे दिमाग में आ गया कि शायद इसकी एक पूरी पुस्तक बन सकती है। और वहां से इस पुस्तक की जर्नी शुरू हुई। फिर हम अयोध्या गए, हम्पी गए, रामेश्वरम गए और इस पूरी जगह, सारी जगहों को ढूंढते हुए कोई 51 शहरों या गांवों में 172 जगहों पे हम गए और उन हर जगह की तफसीर हमने ली। उनका निचोड़ जो है इस पुस्तक में हमने डाला है। मैं निचोड़ शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि रामायण अपने आप में एक इतना विस्तृत विषय है और उसके बारे में इतना सब कुछ कहा जा चुका है और प्रभु श्री राम से संबंधित इतने स्थान हैं कि सबको डालना होता तो शायद ऐसी 10 पुस्तकें होती तो वो भी अधूरी पड़ती। नीलेश, ये जानना चाहेंगे संक्षेप में ही जो प्रमुख बिंदु रहे, जो दिशा चुनी आपने, कहां से शुरुआत हुई और कहां कहां गए और कैसे कैसे वापस आए, इस बारे में श्रोताओं के लिए एक सूक्ष्म भारत दर्शन हो जाए शब्दों के माध्यम से। देखा जाए तो भारत दर्शन ही था ये, क्योंकि हमारी यात्रा वैसे तो चित्रकूट से शुरू हुई थी, लेकिन रामायण की जो यात्रा है वो अयोध्या से शुरू होती है। तो पहले अयोध्या, फिर चित्रकूट। चित्रकूट से हम पहुंचे सीधा नासिक, क्योंकि चित्रकूट के बाद राम, सीता, लक्ष्मण दंडकारण्य में गए थे और दंडकारण्य का जो विषय है इस पर तो वाल्मीकि जी ने भी या तुलसीदास जी ने भी बहुत थोड़ा कुछ कहा है, बहुत कुछ उसमें घटा नहीं है, सिवाय इसके कि ऋषि मुनियों से मिले वगैरह इस तरह की बातें हैं। उसके बाद हम पहुंचे नासिक। नासिक से हम गए तुलजापुर, तुलजापुर से गए हम्पी, तुलजापुर मतलब महाराष्ट्र में तुलजापुर जो है वहां गए, क्योंकि वहां पार्वती देवी ने राम जी को दर्शन देकर और बताया था कि शायद आपका इस दिशा में जाना सबसे ठीक रहेगा। वहां से हम गए हम्पी, क्योंकि हम्पी के बगल में है किष्किंधा जो वाली और सुग्रीव की राजधानी थी। किष्किंधा से हम गए रामेश्वरम और रामेश्वरम से श्रीलंका और फिर इसी रूट पर हम पूरा वापस आए। इस दौरान उसके आसपास जो शहर और जगहें थी उनमें सब में बहुत असंख्य जगहों पे गए। हम मुंबई में गए, हम नागपुर में गए, हम लेपाक्षी गए, ऐसे कई जगह गए जहां जहां एक एक दो घटनाएं रामायण से संबंधित घटित हुई थी। पर ये पूरी जर्नी हमारी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर और तमिलनाडु और श्रीलंका में जाके समाप्त हुई। मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद श्रीलंका, फिर वापस। अगर एक राइटर के एंगल से अब मैं देखूं इस किताब, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो लेखन शैली है या
जो लिटरेरी पॉइंट्स हैं इसके, उसमें आपने कौन सा स्टाइल यूज किया है? जितना मैंने पढ़ा तो मुझे एक फ्री फ्लोइंग, मतलब कोई बहुत फॉर्मल और वैसा नहीं लगा, जैसे एक आम बातचीत में हम एक जिसमें आप चुटकियां भी लेते हैं और इस तरह की बातें। तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एज अ राइटर? अगर देखा जाए तो जहां तक हो सके हमने इसकी शैली को अनौपचारिक रखने का पूरा प्रयत्न किया है। उद्देश्य ये था कि जिस जिस तरह से हम जिस जिस जगह का और जिस जिस तरह की के लोगों को मिलने का अनुभव ले रहे हैं, वो अनुभव जैसे हमें अनुभूति हुई उसी तरह से हमारे पढ़ने वालों को भी अनुभूति होनी चाहिए। नीलेश, ये किताब इस वक्त मेरे हाथ में है और मैं इसके कवर को बड़े गौर से देख रहा हूं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले को बताइए कि आपने कलर स्कीम और जो फिगर्स रखे हैं यहाँ पे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कंटेंट तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, लेकिन फिर भी जो दिखता है वो पहले बिकता है। इस मुद्दे से कवर स्कीम इसकी जो है पीले और हरे में जो रखी गई, जिसमें इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम हरे रंग में है, बैकग्राउंड हल्के पीले में है, जिसमें भारत का पूरा नक्शा बना हुआ है, उन सब जगहों का नक्शा है जहां जहां हम गए थे, और उसमें प्रभु हनुमान, प्रभु राम, सीता जी, इन सबके छोटे छोटे चित्र चारों तरफ लगा दिए गए हैं, ताकि देखते ही पता चलता है कि हाँ, राम मतलब ये रामायण से संबंधित ही पुस्तक है। पुस्तक तो आ गई, लेकिन आई है अंग्रेजी में। कई लोग जो दे नॉट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, वो देश की अन्य भाषाएं बोलते हैं, तो वो लोग तो वंचित रह जाएंगे। वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि पुस्तक का जब विचार किया गया कि पुस्तक लिखी जा रही है, तो ये वाला जो एडिशन है ये शायद भारत के अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों के लिए है, और साथ में ये एक इंटरनेशनल एडिशन भी है। दुनिया भर में जहां जहां मेरे प्रकाशक के संबंध हैं या जहां जहां उनके दफ्तर है, वहां वहां सब जगह ये पुस्तक जाएगी। तो एक तरह से एनआरआई पॉपुलेशन भी इसी को पढ़कर आकर्षित हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा तो मॉरिशस में हमारी किताब बहुत चल रही है, और मॉरिशस के कुछ लोग हैं इकट्ठे होकर भारत आना चाहते हैं, ताकि हम अपने साथ उनको ले जाएं और ये जगह उनको दिखाएं। तो इस उद्देश्य से ये किताब, पुस्तक का शुरुआत अंग्रेजी में हुई है, लेकिन इसका अब अनुवाद हिंदी, बांग्ला, तमिल और गुजराती, इन भाषाओं में चालू है। तो ये इन सभी भाषाओं में इसके जो एडिशंस हैं वो अगले दिनों में आपको देखते हैं। नव प्रकाशित पुस्तक इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम के सह लेखक नीलेश कुलकर्णी को आपने सुना। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे वर्ष पत्रिका स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े अहम बिंदुओं को छूने का प्रयत्न करेगी। महात्मा गांधी की अवदान यात्रा में अन्य स्थानों के साथ साथ महाराष्ट्र के वर्धा नगर की विशेष अहमियत है, क्योंकि वहीं स्थित है सेवाग्राम। इसी अंतर संबंध को टटोलती है हमारी अगली प्रस्तुति, सेवा समर। सेवाग्राम, जो पहले शेगांव के नाम से जाना जाता था, नागपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा जिले में बसा ये गांव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी गांव का नाम बदलकर सेवाग्राम रखा। इसी गांव को सटकर सेवाग्राम आश्रम बसा है, जिसे महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। इससे पूर्व महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सेवाग्राम आश्रम ये वो स्थान है जहां महात्मा गांधी सन 1936 से 1948 तक यानी 13 वर्ष रहे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते समय 1930 में जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी पदयात्रा प्रारंभ की थी, तब उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वे साबरमती में नहीं जाएंगे। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी समुद्र तट पर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा और 5 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर येरवड़ा जेल में डाल दिया गया। सन 1933 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने देशव्यापी यात्रा शुरू की। स्वराज मिला नहीं था, इसलिए वे वापस साबरमती आश्रम लौट नहीं सकते थे। अतः उन्होंने मध्य भारत के एक गांव को अपना मुख्यालय बनाने का निश्चय किया। 1934 में जमनालाल बजाज एवं अन्य साथियों के आग्रह पर वर्धा वे पधारे और मगनवाड़ी में रहने लगे। 30 अप्रैल 1936 को गांधी जी पहली बार मगनवाड़ी से सेवाग्राम रहने चले गए और उन्होंने वहां छोटा सा भाषण देकर सेवाग्राम में बस जाने का अपना निर्णय गांव वालों को बताया। सेवाग्राम आश्रम में कई कुटियां हैं।
जहां शुरुआत में गांधी जी समेत सभी लोग रहा करते थे, जहां सुबह शाम प्रार्थना होती थी और आज भी ये क्रम विद्यमान है। आदि निवास एकमात्र कुटी थी जहां कस्तूरबा और बापू के अलावा प्यारेलाल जी, संत तुकड़ोजी महाराज, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ आश्रमवासी तथा मेहमान ठहरा करते थे। गांधी जी से मिलने आने वाले सभी नेतागण भी उनसे यहीं मिलते थे। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्राथमिक तैयारी भी इसी आश्रम से हुई थी। आजादी की लड़ाई सही मायने में यहीं से लड़ी जा रही थी। इस विषय पर विचार प्रकट कर रहे हैं सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष PRN प्रभु। आजादी की लड़ाई में लोगों को तैयार करने का एक प्रिपरेटरी ग्राउंड सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम भी उसके पहले, सेवाग्राम आश्रम लास्ट स्टेज में जो आते हैं, तो वो स्टेज में उन्होंने सेवाग्राम आश्रम में इसके लिए लोगों को इकट्ठा किया, उनको प्रशिक्षण दिया और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर चले उस समय में। और साथ ही साथ डिसिप्लिन के साथ लड़ाई में किस तरह आगे जाएं और विचारों के साथ, जो मूल्यों के साथ, जो बोलते हैं सत्य और अहिंसा के साथ, ये लड़ाई में किस तरह हम लोग आगे जा सकते हैं, ये लोगों को समझाने का भी, अवेयरनेस क्रिएट करने का भी काम यहाँ से हुआ। कांग्रेस का मीटिंग्स रेगुलरली यहाँ पर आश्रम में होती थी। बापू से सलाह मशवरा करके चले जाते थे, उसके आधार पर बाकी जगह पर काम चलता था। उसके अलावा जब व्यक्ति सत्याग्रह शुरू हुआ, पहला सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को सामने रखा था। वो विनोबा भावे के आश्रम से ही सत्याग्रह के लिए निकले थे। उस टाइम के जमाने में बाहर के लोग भी इतने सारे लोग आते थे, जर्नलिस्ट, राइटर्स, सब। तो ये लोग आते थे और ये समझना चाहते थे कि आश्रम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 1936 के बाद का जो पीरियड है वो उस तरह का एक पीरियड था कि देश भर में सब जगह कुछ न कुछ हो रहा था। तो ये पूरा इस मूवमेंट को गांधी जी ने यहाँ बैठ करके इसको कंट्रोल किया और उसका पूरा केंद्र ये सेवाग्राम आश्रम था। बापू कुटी और बापू दफ्तर, इन दोनों कुटियों में गांधी जी रहते थे तथा लोगों से मिलते थे। ये कुटिया आज भी इतिहास की साक्षी है। आज के मुकाबले ये कहीं अधिक छोटी थी, पर आज इसका विस्तार हो चुका है। बापू दफ्तर वाली कुटी में गांधी जी लोगों से मंत्रणा करते थे। उनकी मदद करने वाले लोग उनके दाएं ओर बैठते थे। आश्रम में अनेक पुरुषों का आना जाना लगा रहता था। इस वजह से बा की परेशानी को देखते हुए जमनालाल बजाज ने कस्तूरबा की सहमति से उनके लिए एक अलग कुटिया बनाई, जो आज भी बा कुटी के नाम से जानी जाती है। सेवाग्राम आश्रम का परिचय देते हुए सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के सचिव श्री मुकुंद मस्के कहते हैं, देश विदेश के लोग अभी भी आते हैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से अभी आना कम हुआ। नहीं तो देश विदेश के लोग यहाँ आके 6-6 महीना रह के गांधी विचार क्या है और गांधी जी तरह यहाँ रहते थे, उसी तरह रह के अपना जीवन किस तरह से बिताना ये सीख के वहाँ जाते थे। अभी भी कोई आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो यहाँ रहना है, लेकिन जिस तरह से गांधी जी जीवन जीते थे उसी तरह से हमें जीना है। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि पढ़े लिखे लोग आते हैं और यहाँ गांधी जी की जो रसोइया है उसमें ही सादा भोजन पाकर महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने रहकर यहाँ से जाते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे भारत में ही अभी नए जागृति हो रही है। ये अभी 75वां वर्ष के अनुसार हर कॉलेज वाले, हाई स्कूल वाले से लेकर बूढ़े तक यहाँ लोग अभी भी करीबन महीने में 1-1.5 लाख लोग यहाँ से आके देख के चले जाते हैं। हमारा सेवाग्राम का एक यह विशेषता यह है कि हम यहाँ ऑर्गेनिक कपास यहीं उगाते हैं। कपास से
रूई पूरी यहीं बनाते हैं और यहीं सूत बना के यहीं कपड़ा बनाते हैं। जो बाहर के जो लोग यहाँ विजिट के लिए आते हैं तो बड़ी आनंद से यहाँ का कपड़ा लेते हैं। सेवाग्राम आश्रम में चरखे पर सूत कताई का काम बापू और उनके सहकारी किया करते थे। कपड़ों के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की दृष्टि से गांधी जी की ये पहली पहल थी। उनके द्वारा स्थापित सूत्रांजलि संकल्पना पर प्रकाश डाल रहे हैं ज्येष्ठ गांधीवादी विचारक श्री रामबाबू महस्कर। गांधी जी का एक जीवन दर्शन था और वो उसका व्यावहारिक रूप जो था वो सूत के रूप में प्रकट होता था। 1 से 21 घंटे का गांधी जी ने जो उपवास किया, उसके बाद उनको कहा गया था कि बापू आज थोड़ा आहार ले लिए। तो जिस समय बापू ने थोड़ा सा आहार लिया, तुरंत काटने के लिए बैठे। लोग ने कहा 120 घंटे आपने उपवास किया और उसके बाद काटने के लिए बैठे, उनका पेट में अनाज गया है ना। तो मैंने कुछ किया है, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, मैं मुफ्त का मैं कैसा खाऊं, तो समाज पर बोझ बनना है क्या। तो मतलब ऐसा है कि छोटा सा आदमी, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, कोई भी इतना चरखे पर कर सकता है कि उसमें मेहनत नहीं पड़ती और नित्य का काम हो सकता है। तो ये जो बापू का दर्शन था सूत्रांजलि का, इसलिए बापू कहते थे काते हुए पहने, पहने हुए काते। खादी उस दृष्टि से देखते हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि नित्य के जीवन के लिए वो आवश्यक है। कच्चा माल अपना बनता है, उस आधार से करना है, वो चीज करनी चाहिए। और ये जो हमारा है अपना जीवन घर का चलाते हुए, उसकी जो ताकत है वो चरखे की ताकत है। और वो चरखे की ताकत लोगों को तब जब ध्यान में आएगी तो हम उसमें से कुछ कर सकेंगे। वर्धा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर 300 एकड़ की भूमि पर फैला ये आश्रम आज भी आत्मिक शांति देता है। यदि कोई वास्तव में गांधी जी को, उनके दर्शन को और उनके जीवन को समझना चाहता है तो उसे वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम जरूर देखना चाहिए। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे। सेवा समर सेवाग्राम पर केंद्रित लघु रूपक आपने सुना। वाचन स्वर श्रद्धा भारद्वाज। सचिन लाडोले की ये प्रस्तुति हमें आकाशवाणी नागपुर से प्राप्त हुई। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के मूल उद्देश्य पर गौर किया जाए तो रियलाइज होता है कि पूरे विश्व में बालिकाओं को उनके मूलभूत अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर, और सबसे बड़ी बात सपोर्ट और प्रोत्साहन मिलते रहें तो वो बड़ी होकर क्या कुछ नहीं कर सकती। हमारे देश में भी ऐसे कई अनुपम उदाहरण मिलते हैं जहां स्त्री शक्ति ने अपनी उपलब्धियों का परचम फहराया, कठिन से कठिन क्षेत्र में भी। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित वयोवृद्ध स्व उद्यमी श्रीमती रजनी बेक्टर की जीवन यात्रा और कार्य देश की महिलाओं के लिए, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटी सी मुलाकात श्रीमती रजनी बेक्टर के साथ। मैम, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो दुनिया में ऐसी बहुत सी पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी एग्जाम्पल दी जाती है। उनमें आपका नाम भी शामिल है। अपने काम की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से आप बहुत लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। आपको क्या लगता है कि आज के इस दौर में महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से आपकी औरत को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे हर एक परिवार के लिए ज़रूरत बन गई है और उस ज़रूरत को समझने के लिए हम औरतों को समझना चाहिए कि हमें आगे चलना है और हमें अपना साथ निभाना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए। औरत जो है वो उतनी इंटेलिजेंट है, उतनी समझदार है जितना एक आदमी है। दोनों एक बराबर हैं और दोनों एक बराबर होने से बराबरी से चल सकते हैं। और बराबरी से जब चार हाथ काम करते हैं तो उसके साथ एक फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर को जाती है और बच्चे भी हैं ज्यादा इंकरेज होते हैं और बच्चों को भी ज्यादा सीख मिलती है और वो आगे को जाते हैं। और औरत जो है वो अपने आप पैरों पर जब खड़ी होती है तो उसको इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, वो अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करती है कि उसमें भी कुछ है। मैम, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमने उस आज़ादी के लिए जब अंग्रेजों के नीचे हम लोग दबे हुए थे, आज तो उस टाइम पे ठीक है हम बच्चे थे, पर हमने अपनी फैमिली में देखा था कि आज़ादी के पीछे कैसे सब लोग आगे को जाते थे। मेरे को अभी भी याद है कि मेरे नाना जी के घर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी आके रहते थे और मेरी नाना जी और मामा जी वगैरह सारे जने पूरी तरह आज़ादी में पूरे इन्वॉल्व थे सब चीज़ों में।
और कैसे अपने आप को उन्होंने इस आज़ादी के लिए, आज भारत हमारा आज़ाद है और भारत आज हमारा इतने ऊपर पहुंच गया। आज अच्छे देशों में एक देश गिना जाता है भारत, जिसमें सब तरक्की चारों तरफ हो रही है, जिसको देख के हमें आज इस चीज़ का गर्व महसूस करते हैं हम। और आज हम हिंदुस्तानी जो हैं आज उनकी गर्दन उठा के चलने वालों में से बन गए और इसको हम मना रहे हैं अपने 75वें साल को। हमें बड़ी खुशी हो रही है देख के चारों तरफ, जितना मोदी जी चारों तरफ कर रहे हैं उसके लिए हमें बहुत खुशी की बात है और हम उसका हिस्सा हैं कि हम उस हिंदुस्तान के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हमारी गर्दन ऊंची चल रही है उस हिंदुस्तान के लिए। मैम, आप आज जिस मुकाम पे हो उस पर आने के लिए आपका एक लक्ष्य ज़रूर होगा और इस सफ़र में आपके कुछ यादगार पल भी ज़रूर बने होंगे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो। ऐसे है कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने शौकिया तरीके से काम शुरू किया था। मैंने काम किया था कि शायद थोड़े दिन करूँगी फिर बंद कर दूँगी, पर वो आस्ता आस्ता इतनी तरक्की में जाता गया काम कि वो आगे बढ़ता ही गया और बढ़ते बढ़ते जो था कि ज़िंदगी में वो चीज़ें जो थी वो बहुत ऊपर को जाती रही। मैं पहले सोशल सर्विस बहुत करती थी जगह जगह। वॉर के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा जाती थी, आगे जाके मैं काम करती थी, जिसके पीछे मुझे ऑनर भी किया गया था डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू। डिफेंस जगजीवन राम जी होते थे, उन्होंने किया था ऑनर। जो चीज़ें होती हैं कई लाइफ में जो होती हैं वो आप भूल नहीं पाते हो, क्योंकि मेरे को ये याद है एक अवार्ड जो ऐसा था जो मैं आज तक भूल नहीं पाई। वो था अब्दुल कलाम जी ने, अपने राष्ट्रपति ने दिया था मेरे को दिल्ली में विज्ञान भवन में। तो उन्होंने मेरे को स्टेज पर बोला था, तो यू आर द आइसक्रीम लेडी। तो वो चीज़ जो है मेरे को ऐसे अच्छी लगी। मैंने कहा देखो ये मेरे बारे में पढ़ के आए हैं सारा कुछ मेरे को अवार्ड देने से पहले। तो मेरे को वो जो पल था ना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था, वो पल को मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। और मुझे पद्मश्री मिला है तो एक दफ़ा मेरे को ऐसे ही किसी का अवार्ड मिला था, तो उसमें जो था मेरे साथ में जो और अवार्डी थे 25 आउटस्टैंडिंग वुमेन ऑफ इंडिया थी। तो 25 में से 20 जो थी लेडीज जो थी वो सारी पद्म भूषण और पद्मश्री। तो मैंने कहा देखो मेरी स्टेज पर पहुंच गई हूँ कि मैं इनके साथ आज बैठी हूँ यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको इंसान जिंदगी में जो है वो बहुत ऊपर को दिखाती हैं कि फिर आपका दिल करता है कि आप और ऊपर को जाओ और अच्छा काम करो और अच्छा करो। कम से कम देखो आपको कितना मान मिल रहा है इस चीज़ का। उसकी वजह से मेरे को हमेशा रहा है कि मैं अपने काम को अपने तरीके से चली हूँ कि मैंने अपने आप काम को समझा कि भगवान की पूजा ही काम है, वर्क इज वर्शिप के तरीके से मैं चलती हूँ। और मैं समझती हूँ कि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कभी भी लाइफ में। हर दिन एक सीखने का दिन है और हर दिन इंसान को सीखने के लिए नई चीज मिलती है और उसको सीखते जाइए और आगे जाते जाइए। यही जिंदगी का एक वैल्यू होना चाहिए। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत और यादगार पल हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू। शक्ति एक ऐसा रूप भी। पद्मश्री से सम्मानित वयोवृद्ध स्व उद्यमी श्रीमती रजनी बेक्टर को आपने सुना। भेंटकर्ता मनिंदर सिंभी। स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी लुधियाना। समय का ये पड़ाव संगीत जगत की कुछ विभूतियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उस्ताद अली अकबर खान, विद्वान सिम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर और बेगम अख्तर के अतुलनीय योगदान को संस्कृति भारती का नमन। इसी माह राष्ट्रीय एकता दिवस है। एकता और संकल्प के बल पर इस पावन भूमि को, इस महान राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विराट भूमिका को याद करते हुए, उनका तहे दिल से सम्मान करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा और मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।